ओके चलो बच्चों, तो कल के लेक्चर में हमने क्या पार्ट देखा था? हमने कल फोर ब्रेन स्टार्ट किया था, ठीक है। फोर ब्रेन हमारा कल स्टार्ट हो चुका था। और ब्रेन के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है जिसे हम सेरेब्रम बोलते हैं, 85% जगह स्पेस वो कैप्चर करता है ब्रेन की। उसके बाद में हमने देखा था कि ब्रेन के सेरेब्रम के दो टुकड़े हैं, ओके, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और उन्हें जोड़ने के लिए एक थिक बैंड दिया हुआ है जिसका नाम था कॉर्पस कैलोजम। उसके बाद में हमने क्या देखा था बच्चों? जो ब्रेन होता है, वो जो ब्रेन है उस ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। ऊपर का जो पोर्शन था हमने उसे कॉर्टेक्स बोला था, और जो मिडल पोर्शन था उसे हमने मेड्यूला बोला था, ठीक है। ये दो पोर्शन हमने देखे थे। उसके बाद हमने क्या बोला था कि यहाँ पे कुछ डीप डिप्रेशंस और कुछ गायरा सुल्काय प्रेजेंट होते लाइक दिस, ठीक है। जो डीप पोर्शन है उसे हमने सल्काय बोला था, और जो ऊपर का पोर्शन है स्वेलन पोर्शन उसे हमने गायराई बोला था, ठीक है। तो ये जो पोर्शन की अरेंजमेंट है क्यों इस तरीके से होती है? क्योंकि इट प्रोवाइड लार्ज एकोमोडेशन फॉर अ नर्वस सेल, न्यूरॉन्स के लिए जगह रहने के लिए, जगह प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके की अरेंजमेंट ब्रेन में प्रेजेंट होती है, कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में हमने क्या बोला था बच्चों की जो कॉर्टिकल रीजन है, दिस रीजन, ये जो रीजन है ये ग्रे कलर अपीयर होता है, और जो मेडुला रीजन है वो व्हाइट कलर। इसका रीजन मैंने आपको समझाया था कि ये जो न्यूरॉन्स जाते हैं, ये न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन होते हैं वो मेडुला में होते हैं, और जो सर होता है सेल बॉडीज, वो सर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, और इसके वजह से सेल बॉडीज का कलर जो है वो ग्रे होता है, और एक्सॉन पे मेलिन शीट प्रेजेंट होती है। तो जहां जहां पे एक्सॉन रहेगी वो व्हाइट कलर की अपीयर होगी, और जहां जहां पे सेल बॉडीज प्रेजेंट रहेगी वो ग्रे कलर से अपीयर होगी। सो दैट्स व्हाई कॉर्टेक्स अपीयर अ ग्रे कलर एंड मेडुला अपीयर अ व्हाइट इन कलर। उसके बाद में हमने थ्री सल्काय देखे थे, सेंट्रल सल्काय, उसके बाद में देखा था पराइटो ऑसिपिटल सल्काय, और उसके बाद में देखा था लैटरल सल्काय। तो सेंट्रल सल्काय कहाँ पे प्रेजेंट था? इन बिटवीन द पराइटल लोब एंड फ्रंटल लोब के बीच में प्रेजेंट था सेंट्रल सल्काय। पराइटो ऑसिपिटल लोब कहाँ प्रेजेंट था? पराइटो ऑसिपिटल मतलब पराइटल और ऑसिपिटल के बीच में प्रेजेंट रहने वाला सल्काय मतलब पराइटो ऑसिपिटल सल्काय। एक लैटरल सल्काय देखा था हमने। लैटरल सल्काय क्या कर रहा था? टेम्पोरल रीजन को सेपरेट कर रहा था। इट इज यूज्ड टू सेपरेट द टेम्पोरल रीजन फ्रॉम फ्रंटल टू पराइटल। इन दोनों रीजन से सेपरेट करने वाले, टेम्पोरल रीजन को सेपरेट करने वाला है जो सल्काय था उसे हमने लैटरल सल्काय बोला था। उसके बाद में हमने बोला था कि एक फिफ्थ मीडियन डीप डिप्रेशन में प्रेजेंट रहने वाला एक सल्काय होता है जिसका नाम क्या देखा था बच्चों? याद करो, इंसुलर, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? लैटरल सल्काय के डीप पोजीशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आज हमें न्यू पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करना है, वो है लोब्स। चलो बताओ कौन से लोब प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में? कितने प्रकार के लोब है? एक है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, ठीक है। दूसरा हमने देखा था बच्चों, दूसरा कौन सा देखा था? पराइटल लोब, राइट ना, पराइटल लोब। तीसरा कौन सा देखा था? ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब। और चौथा कौन सा देखा था? टेम्पोरल लोब, ठीक है। अब देखो ब्रेन को हमें फिर से ड्रॉ करना है। ये ब्रेन है, फिर से ड्रॉ करना है ब्रेन को लाइक दिस। ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये तीन रीजन, और उसके बाद में लोब को डिवाइड करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब है। उसके बाद में कान के पास जो प्रेजेंट होता है वो टेम्पोरल लोब है। उसके बाद में ऊपर का जो पोर्शन आपको नजर आया वो पराइटल लोब है, पराइटल लोब है। और उसके बाद में ये जो बचा हुआ है वो ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब है, ठीक है। ये चार लोब याद है आप लोगों को? ये चार लोब याद है आपको ब्रेन के? फ्रंटल, पराइटल, टेम्पोरल
ऑसिपिटल। क्लियर? 4 लोब याद है आप लोगों को, कल मैंने समझाए थे। यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब देखो, जो फ्रंटल लोब है बच्चों, वो फ्रंटल लोब पे कौन से एरिया प्रेजेंट होते हैं, तो हम बात कर रहे हैं इस एरिया की। ठीक है, इस एरिया को मैं इस एरिया में आपको दिखा दूं कौन से लोब प्रेजेंट होते हैं। अब मैं नाम मिटा दूंगी, ठीक है, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। तो ये नाम मैंने निकाल लिए यहाँ से। अब देखते हैं कौन से लोब प्रेजेंट होते हैं। जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल जो लोब है, ये सामने वाला, इस रीजन में बच्चों एक जो एरिया प्रेजेंट होता है इसे बोला जाता है मोटर एरिया। मोटर एरिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट होता है। एसोसिएशन, एसोसिएशन एरिया, ठीक है। यहाँ पे प्री मोटर एरिया भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद में इनके बीच में यही कहीं पे, यहाँ पे सेंटर में एक एरिया प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया, ठीक है। तो सुनो, फ्रंटल एरिया की बात, फ्रंटल लोब में क्या क्या प्रेजेंट है। फ्रंटल लोब ऐसा लोब प्रेजेंट है कि जहां पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो सबसे पहले मोटर एरिया, मोटर एरिया का काम क्या होता है बच्चों, कि किसी भी स्टिम्युलाई को रिप्लाई देने का काम मोटर एरिया करता है। हमें बताया था हमने शुरुआत में ब्रेन की जब हमने स्टडी स्टार्ट की थी कि दो नर्व ऊपर जाती है, सॉरी एक नर्व ऊपर जाती है जिसे हम सेंसरी नर्व बोलते हैं, और एक इंफॉर्मेशन लेके वापस आती है। एक इंफॉर्मेशन देने वाली ब्रेन को, सीएनएस को, उसे हमने सेंसरी बोला था, और एक इंफॉर्मेशन लेके आती है मोटर नर्व, क्योंकि रिप्लाई भी तो देना है। जो भी एक्टिविटी हमारे बॉडी के साथ हुई है, जो भी स्टिम्युलाई हमें मिला है, उस स्टिम्युलाई को रिप्लाई भी देना होता है। और वो जो रिप्लाई होता है बच्चों, वो रिप्लाई देने वाली नर्व कौन सी होती है, मोटर एरिया। एसोसिएशन एरिया का क्या मतलब है, एसोसिएशन, उस दिन मैंने आप लोग को समझाया कि भाई मेरे सामने एक चीज आई, टाइगर आया, लेकिन मुझे अभी तक की नहीं पता टाइगर आया, मेरे आंखों ने देखा कि कुछ मेरे सामने चल रहा है, ठीक है। जब चल रहा है इतनी चीज मुझे पता है, लेकिन क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता। तो क्या चल रहा है ये किसने बताया, एसोसिएशन एरिया ने। सेंसरी, मेरे आंखें सेंसरी है, उसने इंफॉर्मेशन पहुंचाई ब्रेन तक कि मुझे कुछ दिखा, बताओ ये क्या है। तो एसोसिएशन एरिया ने क्या किया, उस पर वर्किंग स्टार्ट किया और बताया कि भाई तेरे सामने जो खड़ा है वो टाइगर। जब टाइगर है ये बात मोटर एरिया को पता चली, तो मोटर एरिया ने क्या किया, बोला कि भाई भागना है तुझे, तो मोटर एरिया ने रिप्लाई दिया। तो एसोसिएशन एरिया करता है, क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन सेंसरी एरिया से आती है, सेंसरी नर्व से आती है, उन इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, फिर बताता है मोटर एरिया को, भाई इसके साथ ऐसा हुआ, कॉकरोच बैठा है तो कॉकरोच है, ऐसा वो बताएगा, और मोटर एरिया उसका रिप्लाई भेजता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है मोटर, ये फ्रंटल एरिया में। अब ये जो सामने वाला पोर्शन है, बहुत बार हमें बूढ़े लोग बोलते हैं कि सर पे हाथ रख के बैठना नहीं चाहिए, तो उनका जो इंटेंशन होता है वो थोड़ा सा माइथोलॉजिकल होता है, वो पुराने ख्यालों के होते हैं, इस वजह से वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है ये कोई नहीं पूछता। ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हमारा फ्रंटल लोब है, यहाँ पे सारी हमारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती है, यहाँ पे हमारे एक्टिविटीज, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करने वाले न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इस पोर्शन में, ब्रेन में, ये जो होता है ना माथा हमारा, उस पोर्शन में। तो एक बच्चा अगर क्लास में प्रेजेंट है वो बहुत एक्टिव है, ठीक है, और एक बच्चा जो प्रेजेंट है क्लास में वो बहुत शांत है। और जो एक्टिव बच्चा है वो हर काम में होशियार है, वो कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कर रहा है, चढ़ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, नाच रहा है, डांस कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। तो ये जो भी एक्टिविटीज आपके बॉडी में होती है, जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग होती है, आपका जो आईक्यू पावर होता है, आपकी जो लोगों से अलग काम करने की क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एरिया, प्री फ्रंटल एरिया, ये जो सामने का फ्रंटल एरिया होता है ना, तो इसके वजह से बोला जाता है कि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर, माथे पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके अस्तित्व को बनाते हैं, जो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसे बनाते हैं, आप जो सोचते हैं उसे सोचने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी प्ले करने वाले, वो इस फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होते हैं। एरिया का काम क्या है, ब्रोकास एरिया का काम है कन्वर्ट द थॉट्स इनटू अ स्पीच। सीधा जो थॉट आपके माइंड में आए हैं, देखो
जब छोटा बच्चा होता है तो वो बोलना नहीं सीखता बच्चों। क्यों? क्योंकि उसका ब्रोकास एरिया डेवलप नहीं हुआ होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसका ब्रोकास एरिया डेवलप होते रहता है, तो वैसे वैसे वो भाषा सीखता है। मतलब देखो, कोई बच्चा बहुत छोटा है, 2 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, जो भी बच्चा है, उसे समझ तो आ रहा है, उसे इतना भी पता है कि ये मेरी मम्मा है, उसे इतना भी पता है कि मम्मा के सामने रोने से मम्मा मुझे उठाएगी, मुझे इतना भी पता है कि मुझे ये करने से मेरी मम्मा मुझे खाना देगी। तो उसे, उसके माइंड में सब चल रहा है, उसे समझ में सब आ रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। तो क्यों? क्योंकि उसका ब्रोकास एरिया, बचपन में ब्रोकास एरिया डेवलप नहीं होता है। जैसे जैसे वो डेवलप होने लगता है वैसे वैसे वो बोलने लगता है। तो जो माइंड में उसके थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स को वो स्पीच में कन्वर्ट करने लग जाता है। तो वो स्पीच को, थॉट्स का कन्वर्शन स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है बच्चों? ब्रोकास एरिया प्रेजेंट होता है। कौन से एरिया में? फ्रंटल। 3 एरिया मेनली ध्यान में रखना है, प्री मोटर एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया और ब्रोकास एरिया। क्लियर है? फिर से एक बार समझाओ, बताओ। रिपीट करो एक बार। देखो क्या बोल रहे हैं हम, ये फ्रंटल लोब है, ठीक है। फ्रंटल मैंने समझाया, फ्रंटल पराइटल। घर है, हाउस है, हाउस। ये सामने वाला जो पोर्शन है ढक्कन है, ये ऊपर से लगा हुआ ढक्कन, ये कान के ऊपर प्रेजेंट रहने वाली वॉल है, और ये पीछे की वॉल है। नीचे से दीवार नहीं रहेगी क्योंकि नीचे से ब्रेन ओपन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये फ्रंटल एरिया, और मैं बता रही हूँ फ्रंटल एरिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है। फ्रंटल एरिया में मोटर एरिया प्रेजेंट होता है, एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट होता है, ब्रोकास एरिया प्रेजेंट होता है, प्री मोटर एरिया प्रेजेंट होता है। अब मैंने क्या बोला है कि आपको सिर्फ उसकी एक्टिविटीज बतानी है। मोटर एरिया क्या कर रहा है बच्चों? मोटर एरिया किसी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को, मेरे हाथ के ऊपर कॉकरोच बैठा, तो कॉकरोच बैठने वाली इंफॉर्मेशन मेरे स्टिम्युलाई आया, सिर्फ अभी पता नहीं चला कि ब्रेन को कि कॉकरोच है, तो ये सिर्फ स्टिम्युलाई मेरे हाथ से लेके मेरे ब्रेन में गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंसरी नर्व्स लेके गई। इंफॉर्मेशन लेके जाने वाली कौन सी नर्व्स होती है? सेंसरी। इंफॉर्मेशन रिप्लाई देने वाली नर्व्स कौन सी होती है? मोटर। और उन्हें प्रोसेसिंग करने वाली नर्व्स कौन सी प्रेजेंट होती है? एसोसिएशन। उसे हम इंटरन्यूरॉन्स भी बोलते हैं, याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको शुरुआत में 3 तरीके की। तो ये जो मोटर एरिया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके सेंसरी नर्व्स लेके जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, उस इंफॉर्मेशन को रिप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम। अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, ये स्टिम्युलाई है, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, ये स्टिम्युलाई मिल गया मुझे कि मुझे पड़ी है, तो मोटर एरिया क्या करेगा कि भाई मुझे बताएगा मुझे थप्पड़ मारना है, मुझे रोना है, मुझे गुस्सा करना है, या मुझे शांत बैठना है। तो हर एक की पर्सनैलिटी के हिसाब से मोटर एरिया क्या करता है? रिप्लाई देता है। अगर मोटर एरिया ने बोला कि तुझे सुनना नहीं है, 2 कनपट में फिर से उसे 2 ज्यादा मारनी है, तो मोटर एरिया ही रिप्लाई देगा कि भाई, मेरे हाथ के नर्व्स को रिप्लाई देगा कि तुझे लगानी है उसको वापस। तो ये मोटर एरिया था। मोटर मतलब रिप्लाई, सीधा सीधा मोटर का मतलब रिप्लाई। एसोसिएशन मतलब क्या कि कॉकरोच बैठा, तो सेंसरी नर्व सिर्फ इंफॉर्मेशन गई कि मुझे टच हुआ, टच होने के बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन गई कि कुछ बैठा है यहाँ पे। तो एसोसिएशन एरिया ने प्रोसेसिंग की कि सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आया है, कुछ बैठा है, वो बैठने वाली चीज क्या है, तो उसने एसोसिएशन एरिया ने उसे रिकॉग्नाइज किया कि वो कॉकरोच है। और कॉकरोच है ये किसे बताया? मोटर एरिया को बताया। और मोटर एरिया ने क्या किया? रिप्लाई दिया और बोला हाथ की नर्व्स को कि इसे झटक, तो हमारा हाथ झटकने लग जाता है, कॉकरोच गिर जाए, ठीक है। तो ये दोनों का काम। ब्रोकास एरिया मतलब क्या कि ब्रोकास एरिया का काम होता है आपके थॉट्स को स्पीच में कन्वर्ट करना। जो बड़े एडल्ट लोग होते हैं उनमें ब्रोकास एरिया डेवलप हुआ रहता है, इसलिए हम बोल पाते हैं। हमारे माइंड में जो हम जो सोचते हैं वो हमारे शब्दों के रूप में बाहर आता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों में ब्रोकास एरिया डेवलप हुआ नहीं रहता। तो उन बच्चों में क्या होता है बच्चों की, वो बोल नहीं पाते, उनके माइंड में। अब छोटा सा भी बेबी देख लो आप, 6 महीने का देख लो, 7 महीने का, जो भी बेबी है, उसे समझ तो सब आता है, लेकिन सिर्फ बेचारा बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसे थॉट का कन्वर्शन उसके स्पीच में, शब्दों में नहीं होता, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है, उसने अभी सुना नहीं। उसका ब्रोकास एरिया जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे अपने थॉट्स को वो स्पीच में कन्वर्ट कर पाएगा, बोल पाएगा। तो उस तरीके से वो सारी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वैसे उसका मतलब है ब्रोकास एरिया बड़ा हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो ब्रोकास एरिया क्या करेगा? उसके थॉट्स को स्पीच में कन्वर्ट करेगा, दैट इज द ब्रोकास एरिया। देन प्री मोटर एरिया।
इस एरिया में क्या होता है कि आपकी बॉडी के जितनी भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, आपका आईक्यू पावर है, आपने आपकी सोचने की क्षमता है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज है, ये सारी एक्टिविटीज यहाँ से प्ले की जाती है। यहाँ पे उसके न्यूरॉन रहते हैं, इसलिए बोला जाता है माथे पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, लेकिन पुराने लोग उसे अलग तरीके से लेते। तो हमारे जो मेन न्यूरॉन्स रहते हैं, जो हमारे एक्टिविटी हमारे बॉडी को डेवलप कराते हैं, हमारे अस्तित्व को उभारते हैं, वो सारे न्यूरॉन्स यहाँ पे, तो उसे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, इसलिए माथे पे हाथ नहीं रखना चाहिए बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ। फ्रंटल एवरीवन क्लियर है? चलो नेक्स्ट, पराइटल एरिया, ये वाला ऊपर का ढक्कन, ठीक है। पराइटल एरिया में क्या होता है? पराइटल एरिया में प्रेजेंट होता है सोमेस्थेटिक, ये वाला सोमिएस्थेटिक एरिया, सेंसेशन एरिया, सेंसेशन एरिया, और उसी के बाजू में उसका एसोसिएशन एरिया भी प्रेजेंट होता है। हर एक एरिया का खुद का एसोसिएशन एरिया होता है। अगर कान से मैंने कोई चीज सुनी है, कोई आवाज सुनी है, तो कान के एरिया में, टेम्पोरल रीजन में ही एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट होगा उसका, और वो बताएगा कि तूने जो कान पे आवाज सुनी है, कानों से आवाज सुनी है, वो किसी बच्चे की है, किसी फीमेल की है, या किसी मेल की है। चलो देन पराइटल एरिया में कौन सा एरिया प्रेजेंट होता है? पराइटल एरिया में सोमेस्थेटिक सेंसेशन एरिया प्रेजेंट होता है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कोई भी सेंसेशन, सेंसेशन मतलब कोई भी स्टिम्युलाई, गर्म रहे, ठंडा रहे, हॉट रहे, टेम्परेचर रहे, प्रेशर रहे, जो भी है सेंसेशन जो आता है, उसे समझने का जो एरिया प्रेजेंट है उसे बोला जाता है सोमियोस्थेटिक सेंसेशन एरिया, जो हमारे पराइटल लोब में प्रेजेंट होता है। कौन सा? सोमियोस्थेटिक सेंसेशन एरिया। सेंसेशन, हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, कोल्ड, ठंडा, गर्म, जो भी है, वो भी सारा सेंसेशन आपको ये एरिया में, इसका सेंसेशन यहाँ पे जाएगा, और उसका एसोसिएशन, ठंडा है बताने का एरिया कौन करेगा? एसोसिएशन मतलब क्या? कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एसोसिएट करता है, बताता है कि ये चीज ये है। चीज सेंसेशन हुआ, सेंसेशन हुआ तो स्टिम्युलाई गया, स्टिम्युलाई कहा गया? सोमियोस्थेटिक एरिया में गया। फिर सोमियोस्थेटिक एरिया को जो सेंसेशन गया, तो उसका ही एसोसिएशन एरिया बताएगा कि भाई तेरे बॉडी के ऊपर जो बैठा है, सॉरी तेरे बॉडी के ऊपर जो लगा है वो ठंडा पानी है। अगर गर्म होता तो एसोसिएशन बोलता कि ये गर्म पानी है। अगर कोई चीज बहुत प्रेशर से आपकी बॉडी पे ऊपर गिर जाती तो बोलता कि ये प्रेशर है। तो ये बताने का काम हमारा ब्रेन करता है। लेकिन ये सारी, आपको फिर लगता होगा यार इतनी सारी प्रोसेसेस, अब मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से तो मेरे हाथ भी चल रहे हैं, मुंह भी चल रहा है, दिमाग भी चल रहा है, बॉडी भी चल रही है, पैर भी चल रहे हैं। तो एक साथ ये सारी एक्टिविटीज होती है हमारे बॉडी में, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडिफाइड है हमारा ब्रेन। विद इन अ सेकेंड, मिली सेकेंड ये सारी प्रोसेस होती है। तो ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया कि नर्व टू नर्व इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, इसका मतलब एक नर्व दूसरी नर्व तीसरी नर्व आराम से डोलते 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 हुए इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, नहीं। ये जस्ट मिली सेकेंड के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज होती है, इनको टाइम नहीं लगता बच्चों, लेकिन इसलिए हमारे बॉडी में एक साथ सारी एक्टिविटी शुरू रहती है। क्लियर है? पराइटल, पराइटल इज क्लियर और नो? कुछ भी नहीं है पराइटल में बच्चों। आपको जो सेंसेशन आता है, टेस्ट का आता है, टेम्परेचर का आता है, कोल्ड का आता है, प्रेशर का आता है, ठंडे का आता है, सारा सेंसेशन यहाँ से आता है। पराइटल ऑसिपिटल लोब। क्लियर? यस और नो? चलो डन ना। अब देखो ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब में क्या होता है? इट गिव्स अ विजुअल रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं, विजुअल इंफॉर्मेशन, रिफ्लेक्स अलग अलग चीज होती है। विजुअल इंफॉर्मेशन, आपके आंखों की जो नर्व्स है वो कहाँ पे आती है? आपके ऑसिपिटल एरिया में आती है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक ही लाइन में दिया है, विजुअल एरिया मेनली सिचुएटेड इन ऑसिपिटल लोब। दिख रहा है? सेंस ऑफ विजन, आंखों से दिखने वाली चीज कौन से एरिया में जाएगी? आपके ऑसिपिटल एरिया में। विजुअल, या फिर इसे हम बोलेंगे विजन। आपको जो भी चीजें दिखती है उसका सेंसेशन कहाँ जाता है? इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? आपके ऑसिपिटल लोब में जाती है। टेम्पोरल जो लोब है, टेम्पोरल मैंने पहले आपको बताया, हियरिंग, सुनना, और साउंड,
और उसके साथ में होता है स्मेल। ये दो चीजें जो जाती है इंफॉर्मेशन, वो आपके कौन से एरिया में जाएगी? साउंड एंड स्मेल, दोनों एस एस है, साउंड एंड स्मेल। आपको आने वाली आवाज है और आपको स्मेल जो आती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके टेम्पोरल लोब में जाएगी बच्चों। तो आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में 4 एरिया प्रेजेंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये वाले में विजुअल, ये वाले में साउंड, ये वाले में ये वाले में सेंसेशन, और ये वाले में सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। क्लियर है? यस और नो? फटाफट। क्लियर है? यदि डाउट रिपीट करना है बोलो, रिपीट करना है। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। वर्निकेज एरिया, एक एरिया दिया है आपके बुक में, वर्निकेज एरिया। वर्निकेज एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? वर्निकेज एरिया इन बिटवीन टेम्पोरल, पैराइटल एंड ऑसिपिटल लोब के बीच में प्रेजेंट होता है। पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल, इसके बीच में, इसके बीच में प्रेजेंट होता है ये वाला लाडला, और इसका नाम है वर्निकेज एरिया। वर्निकेज एरिया क्या काम होगा बच्चों वर्निकेज एरिया का? बताओ। वर्निकेज एरिया पढ़ा होगा तुम लोगों ने। वर्निकेज एरिया का काम क्या होता है? क्या होता है? टू अंडरस्टैंड दी रिटन एंड स्पोकन वर्ड्स, टू अंडरस्टैंड दी रिटन एंड स्पोकन वर्ड्स। मैं आपसे बात कर रही हूं, अगर आपका वर्निकेज एरिया डेवलप नहीं है तो मैं आपसे क्या बात कर रही हूं आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बात, ब्रोकास इज अनदर थिंग, ठीक है? वो आपके स्पीच को, खुद के स्पीच को कन्वर्ट करता है। वर्निकेज एरिया किस चीज के लिए होता है? जो मेरे सामने जो पर्सन प्रेजेंट है, मुझसे जो कन्वर्सेशन कर रहा है, उस इंसान के कन्वर्सेशन को समझने के लिए, उस इंसान के कन्वर्सेशन को समझने के लिए बच्चों क्या प्रेजेंट होता है? वर्निकेज एरिया। थॉट और स्पीच को, स्पीच और रिटन वर्ड्स को समझने के लिए होता है वर्निकेज एरिया। तो मैं कितना भी बोलूं, आप मुझसे, मैं कितना भी बोलूं तो मुझे, मेरा समझ में आ रहा है, मेरा ब्रोकास डेवलप है, लेकिन मेरा अगर वर्निकेज खराब है तो आप मुझसे क्या बात कर रहे हो ये मुझे समझ में नहीं आएगा। अगर मेरा वर्निकेज खराब है तो वर्निकेज किस चीज के लिए? जो मैं कन्वर्सेशन कर रही हूँ, जिसके साथ कर रही हूँ, उसकी भाषा मुझे समझ में आनी चाहिए, उसकी वो जो लिख रहा है वो वर्डिंग्स मुझे समझ में आनी चाहिए, उसके लिए होता है वर्निकेज एरिया। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये नहीं कि भाई चाइनीज भाषा मैंने सीखी ही नहीं और कोई इंसान मेरे सामने आके चाइनीज लैंग्वेज में बात कर रहा है, मैंने चाइनीज लैंग्वेज सीखी ही नहीं, लेकिन कोई इंसान मेरे सामने चाइनीज लैंग्वेज में आके बात कर रहा है और मैं बोलूँ ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मेरा वर्निकेज खराब हो गया। ऐसा होगा क्या? जो भाषा मुझे आती है, जो भाषा का नॉलेज मेरे पास है, और वो इंसान, सामने वाला इंसान मुझे उसी लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहा है, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसका मतलब होता है वर्निकेज खराब हो जाना। लेकिन अगर कोई इंसान चाइनीज लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहा है, स्पेनिश लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहा है, और मुझे वो लैंग्वेज ही नहीं आती, तो इसका मतलब नहीं होता वर्निकेज खराब हो। वो लैंग्वेज ही मैंने पढ़ी नहीं, तो मैं क्या अंडरस्टैंड करूंगी? तो जो मुझे आता है, जो लैंग्वेज मुझे पता है, और वो लैंग्वेज में सामने वाला इंसान मुझसे बात कर रहा है, तो मैं उसे समझ लूंगी, तो उसे हम बोलेंगे वर्निकेज एरिया। क्लियर है? यस और नो? यस और नो? वर्निकेज क्लियर है बच्चों? एवरीवन? चलो, उसके बाद में दिया है आपको बेजल न्यूक्लियाई या फिर बेजल गैंग्लियन। बेजल न्यूक्लियाई या फिर बेजल गैंग्लियन, बहुत इजी वर्ड है बेजल गैंग्लिया और बेजल न्यूक्लियाई। बेजल न्यूक्लियाई या फिर बेजल गैंग्लियन, ठीक है? बेजल गैंग्लियन या फिर बेजल न्यूक्लियाई, देखो बहुत इजी है। कोई इंफॉर्मेशन लेके जाना, देखो ये मेरी बॉडी है, यहाँ से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? ये हमारा ब्रेन, तुकाराम संताराम जोपण काही असेल
ये हमारी बॉडी है, ये हमारा ब्रेन है बड़ा वाला, और इंफॉर्मेशन जा रही है, यहां से जाते हैं ना, पता है ना, ये सारी स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई स्पाइनल नर्व्स है। कल मैंने समझाया था क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ये नर्व्स दोनों तरफ से निकल रही है, इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, ठीक है। हाथ पे कॉकरोच बैठा, इंफॉर्मेशन गई, सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन लेके जा रही है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से होके ऊपर 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 ये गए। उसके बाद में इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आई और मोटर एरिया ने इंफॉर्मेशन रिटर्न भेजी, इस तरीके से इंफॉर्मेशन रिटर्न भेजी, लाइक दिस, ठीक है। मतलब इंफॉर्मेशन लेके जाने वाले, इंफॉर्मेशन वापस लाने वाले, सारे न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज और एक्सॉन, सेल बॉडीज और एक्सॉन एक दूसरे से अटैच हो रही है सारे, इस तरीके से डोकं पाय डोकं पाय डोकं पाय असं दिसणार ना तुम्हाला, डोकं आणि पाय, डोकं आणि पाय असं दिसणार की नाही बाळांनो, चालणाऱ्याचं डोकं आणि पाय पण असणार, इंफॉर्मेशन लेके जाने वाले का सर मतलब साइटॉन और उसके पैर साथ में ही चलेंगे ना कि घर पे छोड़ के जाएंगे, मी काय बोलते थे कळत है का, इंफॉर्मेशन लेने वाले जो न्यूरॉन्स है उनका सर सेल बॉडीज और उनके पैर ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि एक तो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन नहीं लेके जाए, सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सारी चेन बनी है, सारे न्यूरॉन्स की एक लंबी चेन बनी है जो सारे इंफॉर्मेशन लेके जा रहे तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ जगह पे आपको यहाँ पे ऐसे सेल बॉडीज नजर आएगी। अब एक ही इंफॉर्मेशन गई क्या, कॉकरोच बैठा, कॉकरोच बैठा उस टाइम क्या सिर्फ मेरा हाथ ही काम कर रहा था, मैं बात नहीं कर रही थी किसी से, मैं बैठी नहीं थी, मैं सोच नहीं रही थी, तो बाकी की भी एक्टिविटी उस टाइम शुरू थी, तो बहुत सारे न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके जाने वाले और इंफॉर्मेशन लेके आने वाले आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो जहां जहां पे सेल बॉडीज की बंच बनते हैं, ऐसे ग्रुप्स बनते हैं, सेल बॉडीज मतलब सर के बंच, ये इनके सर, ये वाले ऐसे 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 ऐसे, ये वाले ऐसे ऐसे सर, और ये नीचे उनके पैर, ये सर उनके, ये नीचे उनके पैर, ये सर सेल बॉडी उनके पैर, तो ये ग्रुप बन गया बच्चों, न्यूरोनल सेल का क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया, तो इन्हें बोला जाता है बेसल न्यूक्लियाई, जहां पे सर, सारे न्यूरॉन्स के सर एक जगह पे दिख जाए आपको, एक जगह पे दिख जाए तो उसे हम बोलेंगे बेसल न्यूक्लियाई, समझ में आया क्या, बेसल न्यूक्लियाई, इंफॉर्मेशन लेके जाने वाले रहे या इंफॉर्मेशन लेके आने रहे, कहीं ना कहीं तो सर प्रेजेंट रहेगी उनके, तो जहां जहां पे सर कंबाइन हो रहे, ग्रुप बन रहा है, उसे हम बोलेंगे बेसल न्यूक्लियाई। क्लियर है क्या, क्लियर आहे का सगळ्यांना, तुम्ही असे झोपल्यात का रे तिथे असे शांत बिलकुल, काही चैतन्य एक रिप्लाय देतो, बाकीचे कुठे गेलेत, कहां पे बाकी के, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं क्या पढ़ा रही हूँ ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मग का बरं असे झोपल्यासारखे बिलकुल एकच जण रिप्लाय देतो, बाकीचे सगळे आरामशीर असतात, मला कसं कळणार, समजतंय की नाही समजत आहे, फास्ट होत आहे का, बरोबर आहे ना, मग रिप्लाय देत चला मला की कळतंय म्हणून, बेसल न्यूक्लिया कळलं का, त्यालाच आपण बेसल गॅंग्लियॉन पण म्हणतो, ठीक आहे, ग्रुप बन रहे बंच, अब मी म्हटलं हा बंच बनला, कुठल्या कलरचा दिसणार रे, ये बंच बन गया, कौन से कलर का दिखेगा, वेरी गुड, क्यों ग्रे दिखेगा, क्योंकि सर है सिर्फ, हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज का, और यहाँ पे उसके सर प्रेजेंट है और सर में मेलिशीद नहीं होती, सो बेसल जो न्यूक्लिया है वो ग्रे कलर के अपीयर होते हैं इनसाइड दी व्हाइट मैटर, क्योंकि इसके बाजू में तो सारे एक्सॉन की बॉडीज पड़ी है, एक्सॉन लंबे लंबे बॉडी है ना उनकी, तो एक्सॉन तो व्हाइट कलर के होते हैं, तो ये एक्सॉन के अंदर व्हाइट कलर के अंदर इनकी जो सेल बॉडीज है बंच है वो ग्रे कलर का अपीयर होगा, ओके, इसे बोला जाता है बेसल न्यूक्लियाई या फिर बेसल गैंग्लियन। उसके बाद में आपको एक दिया है कॉर्पस स्ट्रिएटम, कॉर्पस स्ट्रिएटम ये वर्ड दिया है, कॉर्पस स्ट्रिएटम किसे बोलेंगे, कॉर्पस स्ट्रिएटम सेरेब्रम के बेसमेंट के ऊपर,
बेसमेंट के ऊपर, वेट अ मिनट बच्चों, सेरेब्रम के बेसमेंट के ऊपर, ये सेरेब्रम है ना, ये बेस है ना सेरेब्रम का, तो ये जो सेरेब्रम का बेस है, उस बेस के ऊपर ऐसे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो ये लार्जेस्ट वाला न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है सेरेब्रम के बेस के ऊपर, उसे बोला गया है कॉर्पस स्ट्रियाटम। क्या बोलेंगे उसे हम? कॉर्पस स्ट्रियाटम, याद रखना, कॉर्पस स्ट्रियाटम। क्लियर है? यस और नो? सेरेब्रम के बेस के ऊपर एक बड़ा वाला न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। न्यूक्लियाई का मतलब समझ लेना आप, बहुत सारे सेल बॉडीज कंबाइन हुई है जिसे न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, तो एक बड़ा वाला बंच बन गया सेल बॉडीज का, और उसे नाम दिया गया है कॉर्पस स्ट्रिएटम। चलो आगे बढ़ू, कितना का टाइम बाकी है? चलो अब देखो, नेक्स्ट पोर्शन आता है फोरब्रेन का, वो है डायंसेफेलॉन। तो पहले मैं एक आपको डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, तो आपको वो चीजें समझ में आना, समझ में आएगी पहले, क्योंकि हमें वेंट्रिकल्स के बारे में बात कर रही है। ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं बच्चों? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सेपरेट ऑन ब्रेन वेंट्रिकल, ऑन ब्रेन वेंट्रिकल्स। ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सेम ब्रेन की। ये देखो ब्रेन, ऐसे इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद में क्या आएगा? पॉन्स, उसके बाद में क्या आएगा? मिडल, मिड ब्रेन, और उसके बाद में क्या आएगा? बराबर कह रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, मिड ब्रेन, और उसके बाद में आएगा हमारा ये वाला ब्रेन। ठीक है, ब्रेन। अब देखो, ये जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के रूफ, रूफ मतलब फ्लोर जो होता है, उस पे एक ट्यूब प्रेजेंट रहती है, ये वाली ट्यूब, ये ऐसे ऐसे इस तरीके से नीचे आ रही है पूरी स्पाइनल कॉर्ड तक। मैं इंफॉर्मेशन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आगे आने वाली है, और इसका नाम है बच्चों डक्ट ऑफ आइटर, डक्ट ऑफ आइटर। अब देखो, ये जो डक्ट ऑफ आइटर, ये कहाँ पे ओपन हुई? मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन के रूफ के ऊपर। उसके बाद में होता है पॉन्स, उसके बाद में आएगा मेड्यूला ऑब्लैंगेटा। ठीक है, अब देखो पॉन्स, देखो मैं क्या बात कर रही हूँ, पॉन्स और मेडुला, इसके बीच में से एक पोर्शन निकलता है ऐसे ट्रायंगुलर शेप, और इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर होता है ये वाला पोर्शन, इसे क्या नाम देते हैं हम? सेरेबेलम, सेरेबेलम। और ये जो अंदर दिख रहा है आप लोगों को, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। कौन सा? फोर्थ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल गिना रही हूं मैं आपको कितने हैं, ध्यान में रखना। ये मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से आगे अगर हम जाए यहाँ पे, तो इस तरीके का पोर्शन बनता है, इस तरीके का, ये होता है हाइपोथैलेमस। ये डायंसेफेलॉन है, पूरा पोर्शन डायंसेफेलॉन है। इसका ऊपर का पोर्शन हाइपोथैलेमस होगा। इसके नीचे एक ग्लैंड लगी होगी जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो इस तरीके से दिखती है। उसके बाद में यहाँ पे दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जिसका नाम थैलामाई है, थैलामाई, ये है थैलामस, या फिर थैलामाई बोलेंगे हम, दोनों के दोनों। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे पीनियल ग्लैंड बोला जाता है, पीनियल ग्लैंड, या फिर इसे इपीथैलामस का पोर्शन भी बोला जाता है, इपीथैलामस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे फिर एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है, और वो जो वेंट्रिकल है वो है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल, आपको एक डायग्राम दी है आपके टेक्स्ट बुक में ब्रेन की। ठीक है, तो मैं सिर्फ ब्रेन में के वेंट्रिकल्स आपको बता रही। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको इस तरीके से वेंट्रिकल्स निकलते हुए नजर आएंगे, लाइक दिस।
ये दो वेंट्रिकल्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, लैटरल वेंट्रिकल्स। ये फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकेंड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कहां पे प्रेजेंट होगा? सेरेब्रम में। कंफ्यूज मत हो। देखो यहाँ पे एक ओपनिंग होगी, अगर ये डायग्राम समझ में आ गई तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक ओपनिंग होगी जहां से स्पाइनल कॉर्ड एंटर कर रही है क्रैनियम के अंदर, पता है ना? क्रैनियम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड ओपन होती है, उसे उस ओपनिंग को, नैरो ओपनिंग को बोला गया है, नैरो ओपनिंग को बोला गया है। समझा के दूंगी मैं भी, फिर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। फोरामेन मैनरो। अब डायग्राम पे आ जाओ। फोर ब्रेन खत्म हो चुका है हमारा। हमें पता है डायनसेफेलॉन। डायन जो सेफेलॉन होता है, डायनसेफेलॉन जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं बच्चों। कौन से तीन पार्ट होते हैं डायनसेफेलॉन के? एक इपीथैलेमस, दूसरा थैलामस और तीसरा हाइपोथैलामस। डायनसेफेलॉन के बारे में बात कर रहे हैं। डायनसेफेलॉन के तीन पोर्शन हैं, हाइपोथैलामस, सॉरी इपीथैलामस, थैलामस और हाइपोथैलामस। जो मैंने यहाँ पे ड्रा, हाइपोथैलामस दिखता है ऐसे, ये इपीथैलामस है और ये थैलामस। ये पूरा जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये थर्ड वेंट्रिकल का है। सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम वेंट्रिकल का, मैंने उस दिन आपको समझाया था कि आपके ब्रेन में 4 वेंट्रिकल होते हैं। सिंपली आपको एग्जाम में कितने वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, ये पूछा जा सकता है और उसकी पोजीशन पूछी जा सकती है। तो दो जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल का मतलब सीधा सीधा पानी के टैंक, वाटर टैंक, जिसमें क्या भरा पड़ा है? CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा पड़ा है। ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है रेड वाली, जो पूरी इसमें से ब्रेन में से जा रही है, ये भी, इसमें भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहेगा। ये जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है देखो, ये वाला पोर्शन, ये एक वेंट्रिकल है, ये भी एक पानी का टैंक है, ठीक है? इस टैंक में भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ये वाला भी एक पानी का टैंक है, थर्ड वेंट्रिकल, ये भी पानी का टैंक है, इसमें भी सी, और ये भी एक पानी का टैंक है। ये दो पानी के टैंक है, ये दो पानी के टैंक है और उसमें भी क्या होगा? CSF। मैंने क्या बोला समझ में आया? आपके ब्रेन के अंदर 4 टैंक प्रेजेंट है। एक टैंक कहाँ प्रेजेंट है? सॉरी, 2 टैंक कहाँ प्रेजेंट है? आपके सेरेब्रम में 2 टैंक इस तरीके से। देखो एक डायग्राम दी है आपकी बुक में, दिखा दूं मैं आपको। ये वाली डायग्राम देखो, दिख रही है? ये डायग्राम बघा, दिसतंय का रे? तो ये जो डायग्राम है ये सिर्फ आपको वेंट्रिकल्स की डायग्राम दी है। एक व्यू दिया है जहां से आपको दो तरीके से निकलते हुए वेंट्रिकल नजर आ रही है, और एक सीधे, अगर आप इस तरीके से, मैं ऐसे खड़ी हूं और इस तरीके से आप अगर देखो तो आपको दोनों वेंट्रिकल एक ही जगह पे नजर आएगी, ये वाली। अगर मैं ऐसी खड़ी हूं, अगर मैं ऐसी खड़ी हूं तो वेंट्रिकल इस तरीके से, एक इधर के डायरेक्शन में, एक इधर के डायरेक्शन में, ऐसे 2 वेंट्रिकल बच्चों आपके सेरेब्रम में प्रेजेंट है। तीसरा वेंट्रिकल आपके डायनसेफेलॉन में प्रेजेंट है। चौथा वेंट्रिकल सेरेबेलम के अंदर प्रेजेंट है। 4 पानी के टैंक है, ध्यान में रखना। वेंट्रिकल अगर ध्यान में ना आए तो पानी के टैंक। कितने पानी के टैंक है आपके ब्रेन के अंदर? कितने पानी के टैंक है आपके ब्रेन के अंदर? 4। एक कहां पे, 2 कहां पे है? सेरेब्रम में। एक कहां पे है? डायनसेफेलॉन में। एक कहां पे है? सेरेबेलम में। पोजीशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने अभी पोजीशन आपको बता दी कि टैंक, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरे हुए टैंक कहां कहां पे प्रेजेंट है, ठीक है? अब देखो ये जो डायनसेफेलॉन है, टाइम हो गया क्या रे? पहले एक्सप्लेन नहीं होगा नहीं तो ये पूरा। एक काम करो, इसे हम कल ही देखेंगे, ये पूरा पोर्शन हम कल देखेंगे डायनसेफेलॉन का, ठीक है? डायनसेफेलॉन बाकी का हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के इसमें किसी को प्रॉब्लम है? पूछ लो। आज के टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम है? यस और नो? असेल तर विचारा, क्लियर करते।
नाम लेके बोलना पड़ेगा. स्वयं, मैथिली, फाल्गुनी, प्रांजली, आकाशा, प्रणवती, पार्थ. कोणाला प्रॉब्लेम आहे का रे अबोली? क्लिअर आहे का टॉपिक? अरे अशी फटके मारते तिथे येऊन, रिप्लाय सुद्धा देत नाही तुम्ही. काय करायचं तुमचं? मग झोपले असता का रे विचारल्यावर? चला उद्या भेटू.